हाय हेलो फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट के अंदर हमें अच्छा खासा फॉल देखने मिल रहा है। हमारा सेंसेक्स करेक्ट हो रहा है, निफ्टी करेक्ट हो रहा है, आपके मिड कैप इंडेक्सेस करेक्ट हो रहे हैं और आपके स्मॉल कैप इंडेक्सेस भी जो है 3-4% से करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जो है 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, 3 बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये मार्केट फॉल के अंदर अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे परफॉर्मेंस पे परफॉर्म कर रहे हैं। अर्निंग्स के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिल रही है, टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ देखने मिल रही है, मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिल रहा है, केपेक्स बिजनेस दोनों कर रहे हैं और गाइडेंस भी मैनेजमेंट ने जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिया है। इसलिए अगर आप इनके स्टॉक्स को देखोगे तो इनके स्टॉक्स भी इतने ज़्यादा फॉलिंग मार्केट और इतने बड़े बियर मार्केट के अंदर भी इनके स्टॉक्स ऑल टाइम हाई बनाते जा रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी जो है मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से एक्ट मत करो, कभी भी प्राइजेस के हिसाब से एक्ट मत करो। आप जो है कंपनी के बिजनेस के हिसाब से एक्ट करो और आपका जो है खुद का फ्रेमवर्क होना चाहिए। सिर्फ प्राइस के हिसाब से डांस कर कर कोई फ़ायदा नहीं है कि बॉस प्राइस बढ़ रहा है तो बाई कर लेते, प्राइस गिर रहा है तो सेल कर लेते। इसलिए आपको जो है कंपनी के बिजनेसेस को ट्रैक करना चाहिए और चीज़ें जो है वो समझनी चाहिए। अब तीनों स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इनका बिजनेस समझेंगे, क्या ग्रोथ फैक्टर्स है जिसकी वजह से इन स्टॉक्स के अंदर ग्रोथ आ रही है और क्यों ये स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाते जा रहे हैं जहां मार्केट जो है एकदम फॉल देखने मिल रहा है। अब ये स्टॉक्स जो है ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई क्यों बना रहे हैं उसके पीछे भी एक रीज़न है कि बॉस इनके बिजनेसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिजनेसेस के अंदर कोई इशू नहीं देखने मिल रहा है। हाँ, आप कोई बोल रहा होगा कि बॉस कल्याण ज्वेलर्स का भी तो बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका क्या हुआ? तो हाँ, इनके बारे में कोई रूमर्स भी नहीं है जिस तरीके की आपके कल्याण ज्वेलर्स के साथ चल रही है। तो मोर और लेस अगर आप देखोगे तो इनके स्टॉक जो है एकदम स्टेबल पोजीशन पे, कोई प्रॉब्लम हमें देखने नहीं मिल रहा है और तीनों कंपनीज भी जो है एक्सपांशन फेज के अंदर है। अब पहली कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है मनोरमा इंडस्ट्रीज़। अगर हम मनोरमा इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इनका मेन बिजनेस क्या है? ये लोग जो है आपका स्पेशलिटी फैट्स, आपका बटर बनाते हैं, स्पेशलिटी बटर फ्रॉम योर एग्जॉटिक सीड्स एंड नट्स। मतलब अगर आप देखोगे तो इनका मेन जो प्रोडक्ट है वो आपका जो है कोकोआ बेस्ड एक कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है जिसे हम बोलते हैं। अब बहुत ज़्यादा अगर आप चॉकलेट में देखते हो, चॉकलेट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या होता है? कोकोआ। अब कोकोआ बटर इक्विवेलेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू आप बिना कोकोआ यूज़ करके चॉकलेट बना सकते हो। ये कोकोआ के जैसा ही होता है, बस कोकोआ से बना नहीं होता है, बाकी दूसरे आपके स्पेशलिटी फैट्स होते हैं या बटर्स होते हैं उसके थ्रू ये लोग जो है CBE बनाते हैं, दैट इज़ कोकोआ बटर इक्विवेलेंट। अब चॉकलेट कंपनीज कोकोआ बटर इक्विवेलेंट क्यों यूज़ करेगी? क्योंकि ऑब्वियसली कोकोआ के जब प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि यार कोकोआ छोड़ देते, एक काम कर लेते, कोकोआ बटर परचेस कर लेते और वो अपने चॉकलेट्स में डाल देंगे तो इनके कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएंगे और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एथिकली बॉस मैं बात करूँ तो गलत चीज़ है, ये ऑब्वियसली गलत चीज़ है, लेकिन यार ये जो सिस्टम है ये बहुत जगह जगह पे चलता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मैंगो बटर है, मैंगो ओलियन है, मैंगो स्टेरिन है, सैल बटर है, सैल ओलाइन है, सैल स्टेरिन है, इस टाइप का जो है इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और फिर इसके बाद जो है हम प्रॉपर कंपनी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब मनोरमा इंडस्ट्रीज़ को अगर आप देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा आपके जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन के अंदर भी जो है हमें एक्सपेंशन देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ मनोरमा का अच्छा खासा केपेक्स जो है FY24 के अंदर लाइव हुआ है, FY23 के अंदर लाइव हुआ है। तो वो टाइम पे इनके मार्जिन अगर आप देखोगे तो थोड़े से कॉम्प्रेस थे और अभी ऑब्वियसली केपेक्स लाइव हुआ है। तो जब भी आपका केपेक्स लाइव होता है तो केपेक्स के साथ क्या आता है? ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इसलिए आप देख सकते हो कि इनके मार्जिन भी जो है एकदम एक्सपेंशन मोड में और कंपनीज़ को जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अब इसके साथ साथ आप कभी भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हो तो आपके मार्जिन्स भी उस हिसाब से ही होते हैं, उतने ज़्यादा ही हाई होते हैं। क्योंकि आप अगर जनरल प्रोडक्ट्स में डील करोगे तो ऑब्वियसली आपके मार्जिन जो है वो कंपैरेटिवली लोअर साइड पे रहेंगे, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में आपके मार्जिन ऑलवेज हाइयर साइड पे रहेगी और आपकी कंपनी के पास एक सुपेरियोरिटी रहेगी और एक मोड रहेगा जिसकी वजह से आप जो है हाइयर प्राइजेस चार्ज कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप स्टील इंडस्ट्री के अंदर भी देखे रहोगे तो आपकी APL अपोलो ट्यूब्स जैसी जो कंपनीज़ है, आपकी JTL इंडस्ट्रीज जैसी जो कंपनीज़ है, वो नॉर्मल स्टील पाइप्स को छोड़कर वैल्यू एडेड स्टील पाइप्स जो होती है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। फिर इसके साथ साथ कंपनी का मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल के अंदर बता चुका है कि डिमांड सिनेरियो भी जो है इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद हम एक बार इनके Q3 के नंबर्स की बात करें तो Q3 के अंदर अभी जो ग्रोथ है इस कंपनी के अंदर पीक आउट होनी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि अगर आप इनके ग्रोथ नंबर्स देखोगे तो इनकी सेल्स जो है वो 112% से इंक्रीज हुई है Q3 ओवर Q3 ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। मार्जिन्स जो है 23% से 26% के आसपास जा चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज देखोगे तो बॉस इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, पैट ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, वो 297% के आसपास हुआ है। मतलब हम बोल सकते हैं कि बॉस इस कंपनी को जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है।
अब ये क्यों देखने मिल रहा है, क्योंकि मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं और इसके साथ साथ केपेक्स भी लाइव हो चुका है। तो ऑब्वियसली आपका, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब लाइव हो रहा है केपेक्स तो वो ऑपरेटिंग लेवरेज आपकी कंपनी के पास मिलेगा ही, क्योंकि आपके फिक्स्ड कॉस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट जो है, जो कि आपको केपेक्स के टाइम पे लगते रहते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, फाइनेंस कॉस्ट होता है, वो भी जो है रिड्यूस हो जाता है जब आपका केपेक्स लाइव हो जाता है और ऑपरेशनलाइज हो जाता है। और जब भी आपका केपेक्स ऑपरेशनलाइज होता है तो आपका जितना ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है उतना ज़्यादा आपकी कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहेगा। और जब आपका नया केपेक्स लाइव हुआ है और वहाँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली आप वहाँ से सेल्स नहीं कर रहे हो, आपके एडिशनल कॉस्ट लग रहे हैं, वहाँ फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह लग रहे हैं। इसलिए उस केस में अगर आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज देखने नहीं मिलेगा आपके बिजनेस के अंदर। फिर इसके बाद बात करें तो मनोरमा की एक बार हम बात कर लेते हैं। तो इनके मैनेजमेंट कमेंट्री में इन्होंने जो बताया है कि इनका डोमेस्टिक से जो है 27% ऑफ सेल्स आता है और आपका एक्सपोर्ट से जो है 73% के आसपास आता है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है सब्सिडरीज़ भी खोली है, टोटल 7 सब्सिडरीज़ के आसपास ओपन करी है इन्होंने, जहाँ ये अगर आप देखोगे तो इनका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, जिसके वजह से अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट ने जो है गाइडेंस भी पहले दिया था कि ये लोग आपका जो FY25 है उसके अंदर 750 करोड़ के रेवेन्यूज़ जो है वो अचीव करेंगे। पिछले साल अगर आप इनके रेवेन्यूज़ देखोगे तो 457 करोड़ के आसपास ही थे। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करो कि 750 करोड़ ऑन 457 आराम से 67% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ का जो है मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है रेवेन्यूज़ का, जो कि बहुत अच्छा गाइडेंस है। और इसके साथ साथ मैनेजमेंट बोल रहा है कि डिमांड जो है कंपनी के लिए अगर आप देखोगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट डिमांड बहुत अच्छा है, वॉल्यूम लेड बिजनेस चल रहा है अभी करंटली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं देखने मिल रहा है बिजनेस के अंदर। और हम जो है आराम से हमारा गाइडेंस जो है आराम से अचीव कर लेंगे, हो सकता है गाइडेंस को भी एक्सीड कर दे। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है इनका अपकमिंग केपेक्स भी आ रहा है। अब पहले अगर आप देखोगे तो इनका 5 साल का जो केपेक्स है FY20 to 25 वो हो चुका है। अब जो है इनका FY26 से FY31 का केपेक्स लाइव होगा और यहाँ से जो है इन्होंने टोटल 5 to 6 फैसिलिटीज़ जो है ये लोग लेकर आ रहे हैं। अब फैसिलिटीज़ भी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी ये लोग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। अगर आप कभी भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हो तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से चीज़ें जो है आपके मार्जिन्स के अंदर ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप सिर्फ कोकोआ बटर वगैरह बना रहे हो, उसको आप आगे प्रोसेस करके कुछ और बनाते हो या चॉकलेट्स बनाने लगते हो, तो ऑब्वियसली चॉकलेट के अंदर जो है आप कंपैरेटिवली हाईयर चार्ज कर पाओगे और आपके मार्जिन्स के अंदर भी जो है आपको स्पाइक देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या फिर जो रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह है उसके अंदर जो है हमें कंपैरेटिवली फॉल देखने मिलता है। तो इसके वजह से ऑब्वियसली आपके मार्जिन फिर से एक्सपांड हो जाते हैं और आपकी कंपनी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो इनका डेप्रिसिएशन भी जो है 67% से इंक्रीज़ हुआ है, एबिटा 253% से इंक्रीज़ हुआ है और पैट मार्जिन अगर आप देखोगे तो मोर देन जो है डबल हो चुके हैं। तो ये एक और अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल्स के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पैट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है जो कि एक और पॉजिटिव बात है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो FY25 और FY24 में मैक्सिमम केपेक्स जो है इनका लाइव हुआ है। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे इन्होंने जो है यहाँ डिटेल्स प्रोवाइड करी है इनके केपेक्स के बारे में। इनका मॉडल एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है चीज़ें चलती है मनोरमा इंडस्ट्री के अंदर। पहले ये लोग क्या करते हैं, आपके जो सीड्स वगैरह होते हैं वो ये लोग कलेक्ट करते हैं। अब इंडिया के अंदर ये साल की सीड्स कलेक्ट करते हैं, मैंगो की हो गई, कोकम की हो गई और मावरा करके एक प्लांट होता है उसकी सीड्स कलेक्ट करते हैं। अफ्रीका के अंदर ये लोग जो है शिया की सीड्स कलेक्ट करते हैं। अब इन्होंने जो है अलग अलग फार्मर्स के साथ जो है वो टाइप करके रखा है, जिसके थ्रू उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है कि आप इतनी सीड्स कलेक्ट करके दो, इतना ये करो। अफ्रीका के अंदर भी इनकी जो है खुद की टीम है। फिर इसके बाद सीड कलेक्ट करने के बाद ये जो है उन्हें क्लीन करते हैं और फिर उसके बाद उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जो कि इनके रायपुर वाले प्लांट में होता है। और फिर उसके बाद ये लोग जो है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट मैन्युफैक्चर करते हैं और वहाँ से जो है ये लोग आपके एक्जॉटिक स्पेशलिटी फैट्स और बटर वगैरह भी मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपके एक्जॉटिक फ़ैट्स है, स्पेशलिटी फ़ैट्स वगैरह, ये लोग जो है ये आपके फॉर्च्यूनर 500 फूड कंपनीज़ को डिलीवर करते हैं, चॉकलेट्स कंपनीज़ को देते हैं, कॉन्फेक्शनरी कंपनीज़ को देते हैं और इनके कॉस्मेटिक कंपनीज़ है। अगर आपने देखा होगा तो लोटस का जो है एक स्क्रब आता है, कोकोआ स्क्रब नाम होता है उसका, तो उसके अंदर भी जो है ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर इसके साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इनके, जिसे हम बोलते हैं डी ऑयल केक वगैरह जो होता है, वो कैटल इंडस्ट्री के अंदर दिया जाता है, कैटल फीड की तरह यूज़ किया जाता है और वहाँ से भी जो है कंपनी को अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। मतलब मोर और लेस अगर आप देखोगे तो कंपनी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ से भी जो है ये कंपनी अच्छा खासा वेल जनरेट कर पा रही है।
फिर उसके बाद अगर हम इंडिया के कलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले जो है अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट के अंदर जो है सीड्स वगैरह स्कैटर्ड की जाती है। ये लोग जो इनकी टीम होती है, इनके जो फार्मर्स हैं, इनके ट्राइबल पीपल जो होते हैं, जो कि इन्होंने हायर किए होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सीड्स जो है हर जगह प्लांट कर देते हैं। और प्लांटेशन होने के बाद सीड्स को जो है वो कलेक्ट किया जाता है बाय दी आपका ट्राइबल वुमन। फिर उसके बाद जो है वो सीड्स की प्री क्लीनिंग होती है, फिर उसके बाद उन्हें डी शेलिंग किया जाता है, फिर उनको क्लीनिंग किया जाता है, और फिर इसके बाद जो है सीड कलेक्शन किया जाता है एट दी परचेज सेंटर। साल फॉरेस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो इनका जो है 14% के आसपास का फॉरेस्ट रीजन का कवर है। और ये लोग उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ जैसी एरिया के अंदर जो है वो काम करते हैं। अफ्रीका के अंदर अगर आप देखोगे तो ये शिया सीड्स के अंदर काम करते हैं बेसिकली, जहाँ इनके जो नट्स वगैरह होते हैं वो ट्राइबल्स पिक करते हैं। फिर वो नट्स को जो है बॉईल किया जाता है, फिर उसके बाद क्लीन किया जाता है, उसके बाद वो नट्स का जो है डी शेलिंग होता है, मतलब इनका कवर वगैरह जो होता है उसे ओपन करते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो है बुशेस वगैरह बाय करते हैं, फिर वहाँ से शिपिंग कर देते हैं इंडिया के अंदर। और शिपिंग करके आने के बाद ये शिया सीड्स जो होती है ये रायपुर वाले वेयर हाउस के अंदर आती है, जहाँ इन्हें प्रोसेस किया जाता है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है वहाँ से बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है कंपनी का जो है बेसिकली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अगर आप देखोगे तो रॉ मटेरियल्स के अंदर ये लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से ये लोग एक्सपेलर के थ्रू आपका क्रूड ऑयल बनाते हैं, केक बनाते हैं। फिर उसके बाद जो साल और मैंगो से रॉ मटेरियल होता है उससे ये लोग जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं आपका, और वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करने के बाद वो क्रूड ऑयल बनाने में यूज़ होता है और आपका कैटल फील्ड बनाने में यूज़ होता है। फिर क्रूड ऑयल जो है रिफाइन होता है और उसके बाद जो है आपका बाय प्रोडक्ट्स बनता है, गम्स हो गया, रिफाइंड बटर हो गया, वो सब बनता है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका जो है पाम मिड फ्रैक्शन वाला भी प्रोसेस है, और फ्रैक्शनाइजेशन का जो है इनका मेन प्रोसेस है, जहाँ ये लोग स्टेरिन बनाते हैं और ओलियन बनाते हैं। और इसके साथ साथ ब्लेंडिंग प्रोसेस अगर आप देखोगे तो उसके बाद ब्लेंडिंग प्रोसेस होता है, और फिर उसके बाद जो है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाया जाता है। अगर आप मोर और लेस देखोगे तो स्टीरिन वाला जो सेगमेंट है, स्टीरिन वाला, वहाँ पे जो है ओलियन से जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्जिन होते हैं। तो ये कंपनी के मार्जिन वाइज अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद जो है हम अगर बात करें तो ऑब्वियसली इनका जो बिज़नेस है ये सीड्स वाला, ये जो है एक सीजनल बिज़नेस है। एक स्पेसिफिक सीजन्स के अंदर ये इनकी जो है अगर आप देखोगे तो इन्हें सीड्स मिलेगी, किसी सीज़न के अंदर नहीं परफॉर्म करेगा बिज़नेस, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये अगर आप बेसिकली देखोगे तो ओवरऑल इनका अगर आप कलेक्शन पीरियड देखोगे तो हर एक सीज़न को जो है इनका कलेक्शन पीरियड जो है वो कवर करता है, जो कि एक्चुअली पॉजिटिव बात है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो सीजनैलिटी एस्पेक्ट जो होता है वो थोड़ा कंपनी से थोड़ा बाहर हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं, इनका जो बटर एप्लीकेशन है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। और आपका स्टीरिन वाला जो एप्लीकेशन है वो जो है आपका, अगर आप बेसिकली देखोगे तो स्पेशलिटी फ़ैट और बटर्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है, जो कि आपका फूड इंडस्ट्री, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री और आपका चॉकलेट्स और कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करें तो ये इंडस्ट्री जो है अगर आप ग्लोबली इसका साइज़ देखोगे तो FY32 तक एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो 6.1% के कैगर के आसपास है। और इसके साथ साथ अगर आप मोर और लेस देखोगे तो बॉस चॉकलेट का कंजम्पशन कहीं भी ख़त्म नहीं होता है, और यूरोप और यूएस के अंदर जो चॉकलेट का कंजम्पशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और वहाँ अगर आप देखोगे तो वहाँ जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का जो मार्केट है वो सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो इनकी फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। ये सीड मिलिंग का जो इनका प्लांट है 90,000 MTA पर एनम का। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक्सट्रैक्शन का प्लांट 90,000 मेट्रिक टन पर एनम का है। रिफाइनरी का 45,000 मेट्रिक टन पर एनम का प्लांट है इनका। फिर इंटरसिफिकेशन भी होता है जो कि 30,000 मेट्रिक टन पर एनम का है। और फिर उसके बाद फ्रैक्शनाइजेशन होता है, और फिर ब्लेंडिंग और पैकेजिंग भी होता है। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो अभी इन्होंने FY23 के अंदर जो है इनका जो सीड मिलिंग वाला प्लांट है वो एक्सपांड करके ये 60,000 से लेके उसे 90,000 के आसपास लेकर चले गए। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट ये लोग उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो 90,000 जो है आपका FY23 के अंदर ऐड करा था। रिफाइनरी के अंदर आपका 30,000 कैपेसिटी जो है इन्होंने मोर और लेस अगर आप देखोगे तो ये पहले 15,000 की थी, 30,000 इन्होंने 2024 में ऐड करा था FY24 में। और इंटरसिफिकेशन के अंदर इन्होंने कैपेसिटी जो है डबल कर दी। और आपका अगर आप देखोगे तो आपका फ्रैक्शनाइजेशन के अंदर कैपेसिटी जो है इन्होंने मोर देन डबल कर दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब केपेक्स वाइज अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर जो है अच्छा खासा केपेक्स के अंदर ग्रोथ चल रही है। और कोई भी मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो केपेक्स के अंदर इन्वेस्ट क्यों करता है, जब उसे आगे का जो पाथवे है वो विजिबल है तभी मैनेजमेंट जो है केपेक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का सोचेगा। नहीं तो कोई मैनेजमेंट इतना पागल तो होता नहीं है कि बॉस बिजनेस के अंदर कुछ चल नहीं रहा है और अगर आप केपेक्स में इन्वेस्ट करते जा रहे हो और बाद में लॉसेस लेते जा रहे हो। इतना पागल तो कोई मैनेजमेंट होता नहीं है, इतना पागल कोई बिजनेसमैन होता नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हम जो है इनके क्लाइंट्स की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर आप मनोरमा का देखोगे तो अच्छा खासा ग्लोबल फुटप्रिंट है। इनके क्लाइंट्स अगर आप देखोगे तो फेरेरो है, मार्स है, हर्शीज जैसे प्लेयर्स है। इसके साथ साथ आपका मेवा हो गया या फिर कॉस्मेक्स हो गया, कोलमार हो गया, गार्नियर हो गया, लॉरियल हो गया।
ये जो है इनके कुछ बड़े बड़े जो है वो क्लाइंट्स है। अब उसके बाद जो है हम एक बार कॉन कॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस किस तरीके का दिया है। गाइडेंस मोर और लेस मैनेजमेंट ने अगर आप देखोगे तो मेंटेन रखा है 750 करोड़ के आसपास का। इसके साथ साथ मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। अगर आप इनकी कॉन कॉल खुद पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि इनका मैनेजमेंट जो है कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। और मैनेजमेंट जो है ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, बिजनेस के बारे में, डिमांड के बारे में बात कर रहा है, स्ट्रॉन्ग डिमांड सिनेरियो के बारे में बात कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बॉस इस बिजनेस के अंदर जो है स्लो डाउन देखने मिलेगा हमें। फिर इसके बाद अब इस तरीके से ही जो है आप मैनेजमेंट का टोन पकड़ कर ही जो है ऑटोमेटिकली समझ सकते हो कि बिजनेस का जो है ग्रोथ मोमेंटम किस तरीके से चलेगा। अगर आप रिसेंटली E2E नेटवर्क्स नाम की कंपनी को ट्रैक करते हो तो वो कंपनी के बारे में मुझे अभी भी हंसी आती है। वो कंपनी पहले 262 पी के आसपास थी। अब वहाँ से वो मैनेजमेंट, वो पी पे मैनेजमेंट ने आई थिंक बोला कि यार अभी जो है डिमांड म्यूटेड रहेगी। कंपनी के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी आ रही थी, लेकिन मैनेजमेंट ने बता दिया कि बॉस डिमांड जो है वो डिमांड सिनेरियो म्यूटेड रहेगा। अब आप सोचो कि मैनेजमेंट खुद अपने कॉन कॉल के अंदर आकर बता रहा है कि डिमांड सिनेरियो म्यूटेड रहेगा और अगले क्वार्टर के अंदर इनके रिजल्ट्स लो आएंगे। तो आप सोचो कि 260 के पी का स्टॉक जो है कौन से पी मल्टीपल पे पहुंच जाएगा आज के डेट पे। और अच्छी खासी धुलाई हो रही है उस स्टॉक की अगर आप देखोगे तो। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका केपेक्स का जो पेबैक पीरियड होता है वो 3 ईयर्स के आसपास होता है। और इनके जो मैक्सिमम अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ही जो है इनका मैक्सिमम फोकस है। जैसे कि आपका स्टेरिन हो गया या कोकोआ बटर इक्विवेलेंट हो गया, जो कि इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है उसका 55% के आसपास जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करें तो इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर फॉल देखने मिला है, वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है हमें कंपनी के अंदर। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखोगे तो 7% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है। वैल्यू प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो उसके अंदर इंक्रीज देखने मिला है। और मार्जिन गाइडेंस भी कंपनी ने अच्छा खासा दिया है, 23 to 25% के आसपास का मार्जिन, जहाँ जो कि 20 to 22% से जो है वो इंक्रीज कर दिए गए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो होता है आपका कोई भी बिजनेस के अंदर रहे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो आपके बिजनेस के अंदर रेवेन्यूज़ नहीं होंगे, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं दूँ तो ईपैक ड्यूरेबल। अब ईपैक का अगर आप एक क्वार्टर के अंदर देखोगे तो इनका श्री सिटी वाला जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था उसका 10-20% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन से एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गए और कंपनी को जो है लॉसेस रिपोर्ट करने पड़े, भले ही उसकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी थी। ये कुछ प्रॉब्लम होता है और मार्केट जो है आपके स्टॉक को उस हिसाब से पनिश भी करता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो डिमांड वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं देखने मिल रहा है इस कंपनी के अंदर। अगर आप देखोगे तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने मिल रही है और इसके साथ साथ वैल्यू ग्रोथ भी देखने मिल रही है। हमेशा देखना होता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो है वो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ जो है वो दोनों मिल रहा है। यूजुअली अगर आप अभी पेंट इंडस्ट्री के अंदर देखोगे तो पेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, वैल्यू ग्रोथ इतना देखने नहीं मिल रहा है। इसलिए सारी कंपनीज के रेवेन्यू के अंदर, पैट मार्जिन के अंदर, पैट के अंदर जो है वो डी ग्रोथ देखने मिल रहा है हमें पेंट इंडस्ट्री के अंदर। फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर हमें इंक्रीज देखने मिला है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनका शिया नट का सीजन चल रहा है अफ्रीका के अंदर, जो कि एक सीजनल बिजनेस है, जिसकी वजह से इन्हें जो है वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ा। इसलिए मोर और लेस अगर आप देखोगे तो फाइनेंस कॉस्ट जो है उसके अंदर इंक्रीज देखने मिला है। केपेक्स से अगर आप देखोगे तो इनका जो केपेक्स है जो कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन का आ रहा है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन इंपैक्ट हो गए और इनके कॉस्ट के अंदर जो है वो सेविंग्स देखने मिलेगा। और इनकी नई जो कैपेसिटी आ रही है वो FY26 तक 70 to 80% के आसपास का उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहेगा। और 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब ये फैसिलिटी करेगी तब अगर आप देखोगे कंपनी का टर्नओवर जो है वो 1300 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है, उसका पोटेंशियल है। तो इस साल का अगर हम 750 भी पकड़ लेते हैं तो FY26 के अंदर जो कंपनी एक्सपेक्टेशन से आई है, ये मैनेजमेंट ने गाइडेंस नहीं दिया है, तो 73% के आसपास कंपनी अपनी टॉप लाइन ग्रो करेगी। अब आप मुझे बताओ कि क्या खराब डील है ये, उस हिसाब से अगर आप नोटिस करोगे इस कंपनी को तो अच्छा खासा बिजनेस है। इसके साथ साथ अगर आप ऑब्वियसली मार्जिन देखोगे तो जब आपका कोकोआ का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो मोर और लेस आपकी कोकोआ बटर जो बनाती है कंपनी मनोरमा जैसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, उनका जो है शाइनिंग फेज आ जाता है। क्योंकि जो आपके कंपनी के दूसरी कंपनीज है, आपके क्लाइंट्स वगैरह है, वो प्रेफर करेंगे कि यार इंस्टेंट कोकोआ बाई करने की जगह हम कोकोआ बटर इक्विवेलेंट ही बाई कर लेते। तो इसके वजह से जो है इन्हें अच्छा खासा वो टाइम पे जो है मार्जिन मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ डिमांड सिनेरियो भी मोर और लेस इस कंपनी के लिए अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आप ट्रैक कर सकते हो, मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कंपनी। अब इसके बाद अगली कंपनी है एसोसिएटेड अल्कोहल। हाँ, मैं ऑल टाइम हाई की बात कर रहा था। अगर आप मनोरमा इंडस्ट्रीज़ को देखोगे तो जहाँ मार्केट की सारी कंपनीज़ के अंदर अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है, मनोरमा के अंदर हमें कोई इतना ज़्यादा जो है करेक्शन देखने नहीं मिला, क्योंकि इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
अब ऑल्टर एसोसिएटेड अल्कोहल अगर आप देखोगे तो ये भी कंपनी जो है अगर ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाते जा रही है, और अभी इस फॉलिंग मार्केट के अंदर भी ये कंपनी अगर आप देखोगे तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्यूरीज जो है वो आपका जो यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया या रैडिको खैतान हो गया, उन अल्कोहल कंपनीज़ को अगर आप कंपेयर करोगे उनसे, तो उस हिसाब से जो है ये कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज भी डिसेंट वैल्यूएशन है, 28 के आसपास का पीई है। और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इस क्वार्टर के अंदर इस कंपनी के अंदर अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो ओवर 71% से इस कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रोथ की है। और पिछले 4 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो सेल्स जो है वो पिकअप होना स्टार्ट हो चुकी है इस कंपनी के अंदर। अगर आप इस क्वार्टर के अंदर यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी नंबर देखो, सॉरी माइक चेक करना पड़ता है क्योंकि कई बार होता है कि माइक भी बंद हो जाता है वीडियो के साथ और वीडियो जो है वो री रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अगर आप इसका चेक करोगे, यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर चेक करोगे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर भी इस बार जो है अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, क्योंकि आई थिंक 14% के आसपास ग्रो हुई है। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक ऐसा अल्कोहल प्लेयर है जो कि अपनी टॉप लाइन जो है वो आराम से कुछ सिंगल डिजिट के अंदर ग्रो कर रहा था, और इसके अंदर इतनी अच्छी खासी ग्रोथ आई है जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग जो है अभी आंध्र प्रदेश के अंदर एंटर हुए। पहले आंध्र प्रदेश के अंदर अल्कोहल सेल करना जो था वो बैन हो चुका था, और अभी इन्होंने फिर से गवर्नमेंट ने फिर से स्टार्ट कर दिया है वो, तो इसलिए ये लोग वहाँ जाकर जो है वो एंटर कर रहे हैं। फिर उसके बाद एसोसिएटेड अल्कोहल के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन के अंदर भी हमें इंक्रीज़ देखने मिला है। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखोगे तो इसका जो पैट है वो 108% से इंक्रीज़ हुआ है। तो मोर और लेस अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को जो है वो देखने मिल रहा है अपने डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर। फिर इसके साथ साथ एसोसिएटेड अल्कोहल जो है आपके अल्कोहल प्रोसेस के अंदर जो भी सारा वैल्यू चेन है, उसके वैल्यू चेन के हर एक प्रोसेस के अंदर जो है ये इन्वॉल्व है। अगर इनके सबसे ज़्यादा मार्जिन कहाँ से आते हैं तो इनका IMFL प्रोप्राइटरी सेगमेंट से जो है इनके मार्जिन सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद लाइसेंस से आते हैं, फिर IMIL से आते हैं, फिर मर्चेंट ENA से आते हैं, और फिर उसके बाद इथेनॉल से आते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आपका जो इथेनॉल प्रोसेसिंग वगैरह हो गया, और वहाँ से लेकर आपका बियर सेल करने तक या फिर ड्रिंक सेल करने तक, अल्कोहल सेल करने तक, इनका जो है ये लोग वैल्यू चेन के अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो IMFL क्या होता है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर बोलते हैं इसे। अगर आप यूजुअली देखोगे तो फॉरेन लिक्वर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और हर एक इंडियन को जो है ये चीज़ अफोर्डेबल नहीं होती है। तो इसलिए आप फॉरेन लिकर का जो टेस्ट है अगर आपको कम प्राइस में मिल रहा है तो उन टाइप के प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है अच्छी खासी है मार्केट के अंदर। और उसमें भी जो है आपका IMFL लाइसेंस वगैरह भी होता है। अब ये लोग क्या करते हैं पता है क्या, ये लोग इसके साथ साथ खुद की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी करते हैं। अगर आप देखोगे तो वरुण बेवरेजेस जो है पेप्सी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसी तरीके से एसोसिएटेड अल्कोहल जो है आपके यूनाइटेड स्पिरिट्स, हाँ यूनाइटेड स्पिरिट्स के जितने भी ज़्यादा अल्कोहल बेवरेजेस वगैरह होते हैं उन्हें जो है ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके साथ साथ इनके जो है टोटल 41 बॉटलिंग लाइन्स के आसपास है, जहाँ ये लोग 16 मिलियन केसेस एनुअली बनाते हैं। और कंपनी के जो है कुछ 9 प्रोप्राइटरी ब्रांड्स है खुद के भी। उसके बाद अगर हम देखें तो इनके जो मेन रॉ मटेरियल्स है वो है आपका राइस हो गया, मेज़ हो गया, जवार हो गया, और दूसरे अदर रॉ मटेरियल्स हो गए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका मैक्सिमम पूरे, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सिंगल लोकेशन के अंदर इनका वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट है जितने भी आपके अल्कोहल पियर्स है उन हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो आपके बॉटलर्स है उनको सप्लाई करते हैं इंडियन मेड फॉरेन लिकर। फिर इसके साथ साथ इनके बाय प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो कैटल फीड्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। फिनिश प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो IMFL प्रोप्राइटरी बनाया जाता है उससे। फिर IMFL फ्रेंचाइजी फॉर आपका डियागो और इनब्रू है। फिर इसके साथ साथ इनके पास IMIL है, इंडियन मेड इंडियन लिकर बोलते हैं हम उसे। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है ये लोग आपका यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। इथेनॉल प्लांट की बात करें तो इन्होंने इथेनॉल प्लांट जो है वो अभी अभी इंस्टॉल करा है, जिसकी अगर आप कैपेसिटी देखोगे तो 40 ml पर एनम की आसपास है, 40 मिलियन लीटर्स पर एनम के आसपास। और ये लोग जो है आपका OMC और प्राइवेट प्लेयर्स को सप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग आपका प्रोडक्ट्स जो है वो कैटल फीड्स को भी सप्लाई करते हैं। आपका इथेनॉल वाला जो सेगमेंट है वो आपका B2B वाले सेगमेंट के अंदर आता है, और जो दूसरे आपके दूसरे वाले सेगमेंट है वो आपके B2C सेगमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्जिन वाइज IMFL के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन है 15 to 18% के आसपास का। IMFL आपका लाइसेंस वाला देखोगे तो उसके अंदर थोड़े कम मार्जिन से 12 to 15% के आसपास। IMIL के अंदर 8 to 10%, ENA के अंदर 8 to 9% है, और इथेनॉल के अंदर 7 to 8% के आसपास मार्जिन है। इसके साथ साथ चलो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट करते, ये लोग जो है प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं, इन्हें जो है अच्छा खासा मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखने मिल रहा है। ये जो है इनके खुद के अगर आप प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो इन प्रोडक्ट्स को जो है अच्छा खासा ट्रैक्शन मिल रहा है। और अगर आप इनका ब्रांड पोर्टफोलियो देखोगे तो प्रेस्टीज एंड अबव वाले कैटेगरी के अंदर जो है ये लोग फोकस कर रहे हैं। बाकी ये लोग पॉपुलर कैटेगरी को भी टारगेट करते हैं, इकोनॉमिक कैटेगरी को भी टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि मोर और लेस अगर आप देखोगे तो वहाँ से डिमांड देखने मिल रही है इस कंपनी को, इसलिए ये लोग सारे कैटेगरी को टारगेट करते जा रहे हैं।
इसके साथ साथ ये जो है आपके यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और उसके बाद अगर आप मोर और लेस देखोगे तो अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ तो है। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज़ होते जा रही है। केरला के अंदर ये कंपनी नॉर्मली एस्टैब्लिश करी थी 2018 में अपने आप को, और वहाँ से जो है ये केरला के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर बन चुकी है। वहाँ से अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है प्रॉपरली इनके प्रोडक्ट को जो है वो पोजीशन किया रहा उस मार्केट के अंदर, जो कि आपको मैनेजमेंट के बारे में आइडिया भी दे देता है कि किस तरीके से उन्होंने जो है केरला के अंदर एंटर करके अच्छी खासी ग्रोथ कैप्चर कर ली उस रीजन के अंदर। और अभी ये लोग जो है इनके प्रीमियम शेयर के ऊपर मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं, और कंपनी के मैनेजमेंट का टारगेट है कि इनके टॉप लाइन पे जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट से 50% के आसपास शेयर है टॉप लाइन के ऊपर। अब अल्कोहल कंपनीज के अंदर अगर आप देखोगे, बीट आपका रैडिको खैतान हो गया या फिर आपका यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया, आपके टॉप लाइन के अंदर आपके जितने ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन होगा उतना ज़्यादा आपके कंपनी के लिए बेटर होगा, और उतना ज़्यादा ऑब्वियसली आपके मार्जिन्स भी जो है उसी सेगमेंट के अंदर रहेंगे। सारे बिजनेसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने मिल रही है, और प्रीमियम सेगमेंट्स के अंदर हमें जो है वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ जो है वो दोनों देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप नोटिस करोगे तो इनका इस क्वार्टर के अंदर जो है वो 71% के आसपास का ग्रोथ था, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। मतलब पिछले अगर आप देखोगे तो 31, 61 और 50% के आसपास ग्रो कर रही थी कंपनी। तो एकदम से ऐसा क्या हो गया कि यार 70% का ग्रोथ आ गया कंपनी के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो इनका इथेनॉल प्लांट का जो केपेक्स है वो अभी अभी लाइव हुआ है, और अभी अभी जो है उन्होंने वहाँ इस साल के अंदर ही लाइव हुआ, और वहाँ से जो है उन्होंने अपना इथेनॉल प्रोडक्शन भी जो है वो स्टार्ट कर दिया, प्रोसेसिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अगर आप मोर और लेस देखोगे तो इसकी वजह से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हुआ है, बचा हुआ है, इसलिए रेवेन्यू के अंदर इतनी अच्छी खासी ग्रोथ है एज़ कम्पेयर टू आपका लास्ट Q3 ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर राइजिंग अर्बन इनकम हो रहा है, डिस्पोजेबल पॉपुलेशन है, आपका प्रीमियम प्रोडक्ट्स का ट्रेंड भी आ रहा है, जिससे लोग जो है अच्छा खासा प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट देखोगे तो प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट जो है 2023 टू 2028 के आसपास विस्की से 63% आएगा, ब्रांडी से 12% के आसपास आएगा, आपका रम से 20% के आसपास आएगा, और वाइन स्पिरिट से जो है वो 5% के आसपास का रहेगा। सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है आपके वाइन स्पिरिट्स के अंदर ही एक्सपेक्टेड है, और आपका जो एसोसिएटेड अल्कोहल है वो आपके विस्की, ब्रांडी और रम वाले सेगमेंट के अंदर काम करता है। फिर उसके बाद हम जो है फाइनेंशियल्स तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वॉल्यूम ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ दोनों इस कंपनी के अंदर हमें देखने मिल रही है। एक बार कॉनकॉल के बारे में बात कर लेते हैं कि यार ये इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अभी। अगर आप पहले अल्कोहल इंडस्ट्री को ट्रैक करते थे तो पहले इसके अंदर वॉल्यूम ग्रोथ जो होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन अभी वॉल्यूम फैक्टर को निकाल कर लोग जो है क्वालिटी के लिए पे करने के लिए तैयार है, और इसमें जो है वैल्यू फैक्टर भी ऐड हो चुका है, जिससे लोग जो है प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रेफर कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप एसोसिएटेड का सबसे बड़ा रिस्क देखोगे तो इनके एमपी के अंदर जो है ये कंपनी सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पे है, तो इसलिए अगर आप देखोगे तो उस स्टेट के अंदर इसका रिस्क भी हो जाता है। उसके बाद आपके जो लास्ट दो साल से प्रीमियम प्रोडक्ट्स का जो शेयर है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। और मेन ये लोग इतना फास्ट क्यों एक्सपांड कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग आपके नए नए मार्केट्स के अंदर मार्केट एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये लोग यूपी के अंदर भी ओपन कर रहे हैं अपने आप को, महाराष्ट्र के अंदर ओपन कर रहे हैं, गोवा के अंदर ओपन कर रहे हैं, और आई थिंक राजस्थान के अंदर भी ये लोग शायद ओपन करने वाले थे। और फिर इनका जो है इंडियन मेड फॉरेन लिकर वाला जो सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है अगर आप देखोगे तो। हाँ, एमपी अभी अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप मोर और लेस देखोगे तो रेगुलेशन का जो इशू होता है वो सबसे बड़ा इशू होता है। अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी भी कोई भी लॉ पास कर देगा, जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ कि यार आज से ये स्टेट के अंदर अल्कोहल सेल होना बंद, या अल्कोहल के ऊपर ड्यूटी ज़्यादा लगाई जाएगी। तो हो सकता है कि यार उस स्टेट से जो इन कंपनीज़ को जो है मैक्सिमम डिमांड आ रहा हो, और एकदम से डिमांड और रेवेन्यू जो है इन कंपनी के अफेक्ट हो जाते हैं, जिस तरीके से हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स के केस में देखा। तो ये एक बड़ा इशू है, ये रेगुलेशन वाला जो इशू है कंपनीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट अगर आप एसोसिएटेड का देखोगे तो इनका मैक्सिमम मार्केट जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी गवर्नमेंट ने जो है कुछ लॉ पास किया था, जहाँ आपके रिलीजियस प्लेसेस हो गया, आपका स्कूल्स वगैरह हो गया, वहाँ आपको अल्कोहल शॉप्स ओपन करना जो है वो अलाउड नहीं है। तो इसकी वजह से इनके रेवेन्यूज़ थोड़े बहुत इंपैक्ट हुए, इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मार्जिन का जो गाइडेंस है मैनेजमेंट ने 11% के आसपास का दिया है, लेकिन इन्होंने गाइडेंस देकर रखा है कि इन्हें जो है अपने हिस्टोरिक मार्जिन के आसपास जाना है, जो कि कंपैरेटिवली आपका 15 to 16% के आसपास जो है इनके मार्जिन रहेंगे बाय द ईयर FY26। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनके इनपुट कॉस्ट जो है पहले बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे, जिसकी वजह से पहले मार्जिन्स कम थे, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो स्टेबलाइजेशन हो रहा है इनपुट कॉस्ट के अंदर, जिसकी वजह से मोर और लेस इनके जो मार्जिन्स है वो भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा इनपुट कॉस्ट से इनका जो एक्सटर्नल वाला सेगमेंट है, जो कि इथेनॉल वाला सेगमेंट है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से भी जो है इन्हें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। मोर और लेस अगर आप देखोगे तो वहाँ से जो है इनका जो
वो वाला सेगमेंट है, वहाँ से 50 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ आए और टोटल जो है इनके 10 लाइन्स के आसपास है। FY26 का अगर आप रेवेन्यू टारगेट देखोगे तो मैनेजमेंट ने 1200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू टारगेट दिया है। और अगर आप मोर और लेस इनकी GTM स्ट्रैटेजी देखोगे आपके नए मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश करने की, तो ये जो है बेसिकली इनका अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे खेलने वाले हैं। तो मोर और लेस अगर आप अल्कोहल कंपनीज़ के अंदर अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपकी कंपनी के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ होना चाहिए, वैल्यू ग्रोथ होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका डिस्ट्रीब्यूशन का गेम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है इस कंपनी के साथ, अल्कोहल सेगमेंट के अंदर देखोगे पीयर से जो है ये कंपनी बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। रैडिको खैतान से भी अगर मैं इस कंपनी को कंपेयर करूँ तो रैडिको खैतान जो है सिर्फ 20% के आसपास ग्रो कर रही है, और एसोसिएटेड अल्कोहल उनके वैल्यूएशन से अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत कम वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। मार्केट वाइज अगर आप डील देखोगे तो आपको 28 के पीई पे आराम से 71% के आसपास ग्रो करने वाली कंपनी मिल रही है। इसलिए अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाते जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, कंपनी के लिए अच्छी बात है। लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है अल्कोहल कंपनीज़ के अंदर। अब मैं अपना पर्सपेक्टिव पे बता देता हूँ। मनोरमा इंडस्ट्री जैसी जो कंपनीज़ है उनके अंदर डिमांड वाला सीन नहीं आने वाला। इन कंपनीज़ के अंदर प्रॉब्लम कब होता है, मनोरमा जैसी कंपनीज़ है कि रेवेन्यू ग्रोथ कम हो गया, मार्जिन के अंदर फॉल देखने मिल गया, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रिड्यूस हो गए, या बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ वगैरह लगा दी गवर्नमेंट ने, तब प्रॉब्लम देखने मिलता है। आए गए रोज़ हमें जो है रेगुलेशन की वजह से इतना इंपैक्ट नहीं देखने मिलता है जितना हमें अल्कोहल सेगमेंट के अंदर देखने मिलता है। तो यार अल्कोहल सेगमेंट अगर आप आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर रहे हो और आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, एक्सपोजर अच्छा है आपके अल्कोहल इंडस्ट्री के ऊपर, तो आपको रेगुलेशंस के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। कौन से स्टेट्स के अंदर वो कंपनी काम करती है, कहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, और किस तरीके से वहाँ अल्कोहल के रिलेटेड जो है वो रेगुलेशंस है और आगे जाकर हो सकते हैं। ये सब जो है आपको प्रॉपर हर चीज़ ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी, जो कि ह्यूमनली अगर आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये एक रिस्क मुझे लगता है। इसलिए मुझे पर्सनली अगर आप पूछोगे तो अल्कोहल कंपनीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा मेरा प्रेफरेंस नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ ग्रोथ फैक्टर्स है कंपनी के अंदर, बट मेरा थोड़ा प्रेफरेंस जो है वो कम हो जाता है। अब अगली कंपनी जो है बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। इस कंपनी को अगर आप देखोगे तो मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर कवर कर चुका हूँ। मोर और लेस मार्केट के अंदर इतना फॉल होने के बाद भी ये कंपनी जो है ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाते जा रही है। ये कंपनी का नाम है PNGS गार्गी फैशन ज्वेलरी लिमिटेड। PNGS के बिजनेस की बात करूँ तो इनका मोर और लेस बिजनेस क्या पता है क्या, ये लोग जो है फैशन ज्वेलरी बनाते हैं। अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो ज्वेलरी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होते जा रही है। अनऑर्गेनाइज से चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रही है। अगर आप कल्याण की PPT ओपन करके देखोगे तो कल्याण ज्वेलर्स की PPT में उन्होंने क्या बात की है कि उन्होंने, अगर आप मोर और लेस देखोगे तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम ज्वेलरी कंजम्पशन जो है 60% के आसपास का ज्वेलरी कंजम्पशन वो वेडिंग साइड आता है आपका, और जो दूसरा 10-15% के आसपास का है वो फैशन ज्वेलरी साइड आता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो फैशन ज्वेलरी का जो प्राइस होता है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू आपका नॉर्मल ज्वेलरी, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और इसलिए लोग प्रेफर भी करते हैं कि वो डे टू डे अपने अपैरल्स के साथ अपनी ज्वेलरी वगैरह मैच करे। तो इस हिसाब से फैशन ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर भी जो है वो अच्छी खासी ग्रोथ है। अब ये जो कंपनी है ये आपके स्टर्लिंग ज्वेलरी के अंदर केटर करती है। स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी के अंदर ब्रास कॉपर ज्वेलरी हो गई, या फिर आपके गिफ्ट आर्टिकल्स हो गए दूसरे। इसके साथ साथ इन्होंने जो है 14 कैरेट गोल्ड स्टडेड ज्वेलरी, नेचुरल डायमंड ज्वेलरी सेल करना भी स्टार्ट किया अक्टूबर 2023 के अंदर। और करंटली अगर आप कंपनी को देखोगे तो इनका एक ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर है। बेसिकली इनके अच्छे खासे स्टोर्स है। और अगर आप ज्वेलरी डिज़ाइन देखोगे तो 36 के आसपास जो है इनके ऑफलाइन स्टोर्स 36 के आसपास है। और टोटल इनका ज्वेलरी डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो 1 मिलियन के आसपास है। तो ये कंपनी इंटरेस्टिंग है। अब इस कंपनी के बारे में इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है कि अभी इन्होंने, इस कंपनी ने जो है बेसिकली अभी इनका मॉडल शिफ्ट करा है, जहाँ अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है आपका शॉप इन शॉप मॉडल पे ऑपरेट करती है। और अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले मॉडल शिफ्ट करा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैंने इनकी कॉल में ही पढ़ा था। इस कंपनी को मैं कुछ टाइम पहले ही ट्रैक कर रहा था, लेकिन इस कंपनी, अब मेरे नज़र में ये कंपनी कैसे आई, क्योंकि इसके नंबर जो है कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे थे और ये एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे कंपनी के बारे में। फिर इसके साथ साथ इन्होंने आई थिंक क्या करा है कि ये लोग पहले स्टोर इन स्टोर मॉडल पे काम करते थे, और फिर इसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आपका फोको मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं आई थिंक, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यूज़ भी अच्छे खासे ये लोग टारगेट करते जा रहे हैं। हाँ, ये लोग जो है पहले फोको मॉडल के अंदर काम करते थे ये कंपनी। अब इतनी ज़्यादा गोल्ड कंपनीज है, जैसे कि मैं कल्याण ट्रैक करता हूँ, टाइटन ट्रैक करता हूँ, TP आभूषण हो गया, या आपके छोटे प्लेयर्स हो गए, गोल्डियम इंटरनेशनल हो गया, लैब ग्रोन डायमंड्स की कंपनीज होती है, आपका सेंको हो गया। तो ये सारी कंपनीज़ के मॉडल जो है वो अलग अलग होते हैं। तो इतनी कंपनीज ट्रैक करने के बाद प्रॉब्लम ये आ जाता है कि किसका मॉडल कौन सा है, वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए मुझे भी बार बार जो है वो चीज़ें चेक करनी पड़ती है।
इसलिए अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है फोको मॉडल से सीधा फोफो मॉडल की तरफ मूव हो चुके हैं। मोर और लेस अगर आप देखोगे तो इनका फ़ायदा हो रहा है फोफो मॉडल के ऊपर शिफ्ट होने का। इनका इन्वेंट्री का कुछ इशू चल रहा था फोको मॉडल के अंदर, वो इन्हें फेस करने नहीं मिल रहा है। इसमें अगर आप मोर और लेस देखोगे तो फ्रेंचाइजी ओन्ड ही रहेगा ये फोफो मॉडल, और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड ही रहेगा। फोको मॉडल अगर आप देखोगे तो कल्याण ज्वेलर्स जैसी जो कंपनीज है, मैक्सिमम ज्वेलरी कंपनीज अगर आप देखोगे तो वो लोग फोको मॉडल पे काम कर रही है, जिसे हम बोलते हैं कि यार आपका जो फ्रेंचाइजी है वो तो फ्रेंचाइजी ओनली रहेगा, लेकिन वो कंपनी ऑपरेटेड रहेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो कल्याण का, अगर आपने रिसेंटली Q3 का कौन कॉल ट्रैक करा होगा तो कल्याण ने भी अपने मॉडल के अंदर जो है वो शिफ्ट करा है, जहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो कल्याण भी जो है आपके फोफो मॉडल की तरफ शिफ्ट हो चुकी है अभी करंटली। इसके साथ साथ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप मैनेजमेंट का टोन देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। गाइडेंस इन्होंने दिया है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, ये लोग अपने रेवेन्यूज जो है वो डबल करते जा रहे हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है Q2 Q3 और आपके Q4 के अंदर, क्योंकि सीजनल ट्रेंड्स इंक्रीज होते जा रहे हैं आपके फैशन ज्वेलरी के अंदर। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो ज्वेलरी कंपनी जो है मैक्सिमम डिमांड एंटिसिपेट कर रही है। हमें मानता हूँ कि यार PNG गार्गी जैसी जो फैशन ज्वेलरी वाली कंपनी है वो ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर नहीं आती है, लेकिन ऑब्वियसली अगर कहीं वेडिंग चल रही है और कहीं अगर फंक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आपको ज्वेलरी की डिमांड अगर अच्छी एंटिसिपेटेड है, तो आपको फैशन ज्वेलरी की भी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी वो टाइम पे, क्योंकि लोग सोचेंगे कि यार चलो कुछ अलग ट्राई कर लेते हैं, चलो कुछ हमारे हिसाब से ट्राई कर लेते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो चलती रहती है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो इनका Q2 Q3 और Q4 जो है वो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होते हैं, अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके साथ साथ ये लोग जो है T2 और T1 सिटीज़ दोनों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से डिमांड बहुत अच्छी देखने मिल रही है। और मोर और लेस अगर आप देखोगे तो इनके एबिटा मार्जिन भी जो है वो अच्छे खासे मेंटेन्ड है, क्योंकि ये फोफो मॉडल के ऊपर है, ट्रांजिशन कर रहे थे, और इसके वजह से भी इनके मार्जिन अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे मेंटेन्ड है, और मार्जिन के अंदर जो है हमें इंप्रूवमेंट ही देखने मिल रहा है। उसके बाद अगर आप मोर और लेस देखोगे तो हाँ, कंपटीशन है, मिल रहा है इस कंपनी को ज्वेलरी सेक्टर से, लेकिन अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है और मैनेजमेंट का टोन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, तब तक मुझे वो कंपनी जो है इंटरेस्टिंग लगती है। तो PNG गार्गी का भी वही सीन है कि यार इस क्वार्टर में भी अगर आप दिसंबर के क्वार्टर में देखोगे तो टॉप लाइन ग्रोथ जो ये कंपनी की वो 104% के आसपास हुई है, और प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 190% के आसपास हुई है। मतलब अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज जो है कंपनी को मिल रहा है अपने ऑपरेशंस के अंदर, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। और उसके बाद जो है ये नए नए प्रोडक्ट्स भी लेकर आ रहे हैं, जैसे कि अभी अभी इन्होंने जो है वो 14 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी भी लेकर आ रहे हैं ये लोग। इसके साथ साथ मार्जिन्स भी जो है आगे जाकर इंप्रूव होएंगे, जो कि मैनेजमेंट बता रहा है। और ये सब चीज़ें होने के बाद भी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, तो मुझे PNG गार्गी जो है एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कंपनी लगती है। मतलब आप देख सकते हो कि 51 के PE पे ये कंपनी मोर और लेस जो है आपको 100% का ग्रोथ इंजन प्रोवाइड कर दे रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ, और मुझे इसका मॉडल भी जो है इंटरेस्टिंग लगा, आपका सेगमेंट भी इंटरेस्टिंग लगा। और ज्वेलरी सेगमेंट अगर आप मोर और लेस देखोगे तो समझने के लिए भी जो है ईजी होता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अब पहले ये लोग क्या कर रहे थे पता है क्या? पहले इनका एक सीन हुआ था कि पहले इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा कम थे, अब जाकर इनके मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हुए। पहले ये लोग सिर्फ PNG गार्डगिल के थ्रू काम करते थे और उसके थ्रू इनका कुछ कमीशन वगैरह का सीन था। अब इन्होंने मॉडल शिफ्ट किया है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन भी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मोर और लेस एक इंटरेस्टिंग कंपनी है PNGS गार्गी फैशन ज्वेलरी लिमिटेड, जो कि आप ट्रैक कर सकते हो। मोर और लेस अगर आप पहले देखोगे तो इनके मार्जिन एकदम फॉलन टाइप के थे, 22-23% के आसपास का। और अभी से अगर आप जब से इन्होंने शिफ्ट किया है तब से इनके मार्जिन भी जो है वो इंप्रूव होने स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी पिछले 4 क्वार्टर्स के अंदर बिजनेस के अंदर जो है वो ग्रोथ अच्छी आ रही है, और होपफुली ये ग्रोथ मोमेंटम जो है बिजनेस के साथ सस्टेन रहे। इतने यही 3 स्टॉक्स थे जो कि हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कशन करने वाले थे। होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो लेकर आऊँगा और स्टॉक्स लेकर आऊँगा, और स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, बिजनेस मॉडल डिस्कशन करेंगे। ये 3 कंपनीज थी जो कि आप ट्रैक कर सकते हो और एकदम इंटरेस्टिंग बेट्स लग रही है मुझे। लेकिन मैंने आपको जो है अपना अपना रीज़न भी बता दिया। अल्कोहल जो है अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इंटरेस्टिंग प्लेयर है अल्कोहल सेगमेंट को अगर आप ट्रैक कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेयर है एसोसिएटेड अल्कोहल। PNGS गार्गी भी जो है अगर आप मोर और लेस बाकी ज्वेलरी कंपनीज को देखोगे, ऑब्वियसली ये ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर नहीं आती है, लेकिन अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है ये कंपनी। 100% का टॉप लाइन ग्रोथ विद इंक्रीज इन मार्जिन, आपका ऑपरेटिंग लेवरेज एक इंटरेस्टिंग बेड बना देता है इस कंपनी को। और मैं इस कंपनी को जो है आगे जाकर अगले क्वार्टर्स के अंदर और ज़्यादा प्रॉपरली ट्रैक करूँगा, और फिर सोचूंगा कि यार कब इस कंपनी को जो है कंसिडर करना है। बट इतने स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर भी अगर कोई कंपनी जो है अच्छा खासा प्राइस अपना सस्टेन कर रही है, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा है इस कंपनी के अंदर, और मैं वेट कर रहा हूँ। अगर PNG
PNGS की बात करूँ तो इनका अभी Q3 का कॉन कॉल हुआ नहीं है, तो मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। एक बार वो कॉन कॉल हो जाए तो उसके बाद जो है हम इस कंपनी को जो है फिर से कवर कर लेंगे। अगर आपको PNGS के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कवर करा हुआ है चैनल पे कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1 मंथ बैक। तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे जो है हमने इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात की और मैनेजमेंट कैसा है इस कंपनी का उसके बारे में बात की है, और बिजनेस के स्कोप के बारे में बात की है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।